प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का हालात आज भी सही नहीं रहा है। लार्ज कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप तो खैर काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं आज। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि ऐसा आज क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प ना प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया जिसके कारण स्टॉक मार्केट पे उसका नेगेटिव असर पड़ा। और साथ ही कुछ स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज आप लोग के काफ़ी सारे आते हैं ना, लाइक कल्याण ज्वेलर्स, जोमेटो, डिक्सन टेक। इसको भी ब्रीफली मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस से। यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में तो अच्छा खासा गिरावट आज आया है। इनफैक्ट आज इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। सुबह अगर आप लार्ज कैप खास करना, मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप तो गिरे ही हुए हैं लगातार, लेकिन लार्ज कैप्स अगर आप देखें, सुबह देखते ना तो 1% के आसपास गिरा हुआ था, फिर से रिकवर कर गया, ऑलमोस्ट पूरा रिकवरी। उसके बाद फिर से 1% के आसपास गिर गया, फिर से रिकवरी, और फाइनली यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल। और अगर आप सेक्टर्स देखें तो बैंकिंग बुरी तरह से डाउन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी, और आप लोग का फेवरेट मोमेंटम भी आज बुरी तरह से डाउन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार पड़ा है। बाकी सेक्टर भी ज़्यादा डाउन है, लेकिन इतना ज़्यादा गिरावट नहीं आया है ना। अगर स्टॉक्स देखें ना, जिन स्टॉक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे देखिए कल्याण ज्वेलर्स, जोमेटो, स्विगी, डिक्सॉन, सभी कुछ बुरी तरह से गिरा हुआ है। ऑफ कोर्स हम जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ, वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं, उससे पता चलेगा कि भाई ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी हलचल है आज का, वो क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प आए, उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, कुछ अनाउंस कर दिया, उसके कारण स्टॉक मार्केट्स पे फ़र्क पड़ा है। क्योंकि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ रहा है ट्रम्प के कारण, तो दूसरे स्टॉक मार्केट्स पे भी फ़र्क पड़ना चाहिए। तो देख लेते हैं। देखिए यूएस का मार्केट तो बंद था मंडे को ना, मार्टिन लूथर किंग हॉलीडे था तो वहाँ, लेकिन अगर आप उनका प्री मार्केट देखेंगे ना तो फ्लैट है, मतलब स्लाइटली पॉजिटिव है। तो यूएस मार्केट पे तो कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं है। इनफैक्ट मैंने ना स्टॉक मार्केट आज डाउन है तो वर्ल्ड के ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स को मैंने आज स्टडी किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ना कुछ और मार्केट्स भी बुरी तरह से गिरे हैं। बट सरप्राइजिंगली हाँ, अगर आप ज़्यादातर वर्ल्ड मार्केट्स को देखेंगे ना तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट उन एक्सेप्शनल मार्केट्स में है जहाँ की मार्केट आज गिरा है, और कहीं कहीं तो बुरी तरह से गिरा है। और एशियन मार्केट्स देख लेना, मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, सभी कुछ ऊपर, इवन हांगकांग ऊपर है, और चाइना भी कोई खास गिरा नहीं है, फ्लैट है। मतलब चाइना पे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है ना ट्रम्प के कारण, लेकिन ऐसा नहीं कि चाइनीज़ मार्केट गिरा है। तो वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट वाइज, कि कोई फ़र्क पड़ा है ट्रम्प के बोलने से या कुछ करने से। ठीक है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट उसके कारण तो नहीं गिरा है। अब दूसरे एसेट क्लासेस देख लेते हैं। बॉन्ड्स देखिए ना, 4.62% के आसपास चल रहा था, मतलब 4.8%, फिर 4.2%, और अभी भी देखें तो ना 4.5% के आसपास चल रहा है। गिराई है यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, तो वो तो पॉजिटिव है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए तो पॉजिटिव है कि वहाँ का इंटरेस्ट रेट, मतलब बॉन्ड यील्ड कम हो रहा है। ऑयल देख लेते हैं, क्रूड, तो क्रूड भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना, 80 से भी नीचे चला आया है, मतलब 85 के आसपास चला गया था, फिर 82, अब तो 80 के नीचे चला गया है। तो ब्रेंट क्रूड भी हमारा पॉजिटिव है। यूएस का डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत हद तक पहले से कमा है ना, 110 के आसपास चला गया था, अब तो 108.5 आ गया है। सभी कुछ पॉजिटिव है, तो यहाँ भी कोई निगेटिविटी है नहीं। और इंडिया का भी अगर आप देखेंगे 10 ईयर जी सेक्ट तो 6.85% के आसपास है, इसी के आसपास चल रहा है हमारा। अगर डॉलर और रुपी का रेट देखेंगे तो 86.51 चल रहा है, ये भी लगभग वही चल रहा है जो कि पहले चल रहा था, कोई खास डिफरेंस नहीं आया है। तो ऐसा कुछ निगेटिव दिख नहीं रहा है जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा है आज। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई गिरा क्यों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना वैल्यूएशंस चेक कर लेते हैं। हमेशा हम चेक करते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं कि भाई करंटली ना वैल्यूएशंस क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट्स का, उससे एक आइडिया मिलेगा। तो देखिए निफ्टी 50 का अगर आप ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे ना तो 21.4 के पास है। 21.4 मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, फेयरली वैल्यूड के आसपास है। निफ्टी मिड कैप 150 देखेंगे तो 41 के आसपास है, और स्मॉल कैप 250 33 के आसपास है। तो लार्ज कैप अगेन कोई ओवर वैल्यूड तो है नहीं, फेयरली वैल्यूड के आसपास है। और मिड कैप, स्मॉल कैप ऑफकोर्स अभी भी ओवर वैल्यूड है, जो कि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि भाई लार्ज कैप ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो थोड़ा बहुत गिर रहा है, बात बनता है। लेकिन ये लार्ज कैप भी क्यों गिर रहा है ना? तो लार्ज कैप गिरने का सिर्फ जो मेन रीज़न है वो एफआईआईज़ का सेलिंग।
देखिए, जब तक यूएस का यील्ड थोड़ा कम नहीं होगा, डॉलर थोड़ा वीक नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम बना रहेगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि लार्ज कैप यहाँ से अगर 5% और गिर जाए, ठीक है, तो कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि गिर ही जाएगा मेरे बोलने से, ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, अगर कोई गिर भी जाए तो कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प का भी अनाउंसमेंट आया नहीं है। अनाउंसमेंट आने के बाद पता चलेगा। ये देखिए, यहाँ से आपको क्लियरली पता चलेगा कि एफआईआईज इंडियन मार्केट को क्यों बेच रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखें ना, अभी तक 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा बेच चुके हैं। यहाँ देखिए ना, यूनाइटेड स्टेट्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडिया का भी हमने चेक किया ना, तो यहाँ देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का 27। तो मेजर जो भी इकोनॉमीज़ हैं उसमें सिर्फ यूएस ही ऐसा मार्केट है जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ का देखिए, ऑस्ट्रेलिया 20 के आसपास, कनाडा 18.5, फ्रांस 18, जर्मनी 17, यूके 16, जापान 15, इटली ना 11 से भी नीचे, चाइना तो 10 से भी नीचे है, और ब्राज़ील 7.7 के आसपास। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी कुछ वैल्यूएशन वाइज इंडिया से नीचे है। ठीक है, पहले इंडिया का जो हायर वैल्यूएशंस था वो जस्टिफाई हो जा रहा था। क्यों जस्टिफाई हो रहा था? क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा था, जीडीपी ग्रोथ वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था इंडिया का, साथ ही कंपनी का जो अर्निंग्स था वो भी अच्छा आ रहा था। लेकिन जब ये Q2 का जो रिज़ल्ट आया ना, वो सब कुछ उसने ख़राब कर दिया। जीडीपी हमारा बुरी तरह से बैठ गया, उसके बाद कंपनी का अर्निंग्स भी बुरी तरह से बैठ गया। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में ये सभी कुछ इम्प्रूव होगा। ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना है। जीडीपी ऑफ कोर्स हमारा बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। उसी के साथ जो कंपनी का अर्निंग्स है, दैट इज़ प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अभी भी देख रहे हैं जो रिजल्ट्स आ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए एफआईआईज, क्योंकि यूएस में आपको पता है ना, ट्रम्प आए हैं, वहाँ पे सभी कुछ पॉजिटिव लग रहा है, डॉलर भी स्ट्रेंथन हो रहा है, वहाँ का 10 ईयर भी ज़्यादा है, प्लस टैक्स कट्स की बात बोल रहे हैं, टैरिफ्स की बात बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं वो, तो उसके कारण स्टॉक मार्केट का ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो यूएस का स्टॉक मार्केट भी अच्छा कर रहा है, वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब 10 ईयर जी से एक बॉन्ड यील्ड, वो भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट दे रहा है, डॉलर भी वहाँ का स्ट्रांग है, तो नेचुरली एफआईज वहाँ जाएंगे ना, तो वही हो रहा है। और इंडिया के साथ प्रॉब्लम यही हुआ कि भाई वैल्यूएशन ज़्यादा है आपका, पहले जस्टिफाई हो जा रहा था, फिलहाल जस्टिफाई नहीं हो रहा है। तो इंडिया का ऑफ कोर्स थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत और गिरावट आ जाए, और साथ ही कंपनी का अर्निंग्स थोड़ा इम्प्रूव हो, हमारा जो जीडीपी का नंबर्स है थोड़ा इम्प्रूव हो। तो देखिए, एफआईआईज को रिटर्न से मतलब है। ठीक है, वो जैसे ही देखेंगे कि इंडिया में थोड़ा पॉजिटिविटी आया, फिर से वापस आएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब पैसा निकल रहा है, ये कोई बहुत ज़्यादा निगेटिवली नहीं लेना चाहिए, परेशान होने की बात नहीं है। रीजंस है जिसके कारण निकल रहा है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ना, आपको भी समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें जैसे जैसे थोड़ा इंप्रूव करेंगे, एफआईआईज फिर से आ जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ट्रम्प अभी आए ना, अभी बहुत ज़्यादा ना वर्ल्ड में थोड़ा अनसर्टन लग रहा है सब कुछ, क्या बोलेंगे क्या करेंगे नेक्स्ट फ्यू डेज़ में। अभी तो जस्ट आए ही है ना, नेक्स्ट फ्यू डेज़ टाइम लगेगा उनको, धीरे धीरे वो अपने पॉलिसीज़ को लाएंगे। लाइक उन्होंने बोल दिया मैं WTO से निकल रहा हूँ, फिर पेरिस एग्रीमेंट जो था क्लाइमेट चेंज का ना, उससे बोला मैं निकल गया, डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया। उसके बाद वो भी लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि भाई कनाडा और मैक्सिको पे मैं टैरिफ लगाऊंगा। चाइना के बारे में कोई क्लैरिटी अभी नहीं आया है, बट हाँ, वो तो लगेगा ही। तो देखिए, ये सब चीज़ें अभी धीरे धीरे बाहर आएंगी, और उसके बाद उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा, कभी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, कभी निगेटिवली रिएक्ट करेगा। लेकिन आज का स्टॉक मार्केट उसके कारण डाउन नहीं हुआ है। आज का स्टॉक मार्केट जो पहले का रीज़न चल रहा था कि भाई आपका वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, आपका कोई परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन हुआ है, तो यूएस में परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, फ्यूचर में भी अच्छा होगा, तो मैं यूएस जाऊँगा, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे मार्केट्स कोई खास क्यों नहीं गिरे हैं कि भाई वो तो पहले ही गिरे हुए हैं, वो क्या गिरेंगे, मतलब हमने वैल्यूएशन चेक किया ना, मतलब वो तो पहले ही से गिरे हुए हैं। तो भाई वहाँ अगर किसी का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे है कि भाई वैल्यूएशन कम है, थोड़ा बहुत रिटर्न यहाँ से आ जाएगा। इंडिया में थोड़ा सा लग रहा है कि भाई वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, आपका परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव नहीं हुआ तो और गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सब रीजंस हैं। लेकिन हाँ, इंडिया का अगर आप, मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है ना, अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है, मतलब IMF, वर्ल्ड बैंक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, सभी कुछ हमने कई बार डिस्कस किया है। हमारा जो GDP ग्रोथ रेट भी है वो भी इम्प्रूव करने जा रहा है, मतलब दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर देखें तो 6.6-6.7% के आसपास, और वर्ल्ड में किसी का भी मेजर इकोनॉमीज़ में देखें इस तरह का GDP ग्रोथ नहीं है। सिमिलरली कंपनी का अर्निंग्स ना, अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर देखें तो निफ्टी 50 का इस साल तो लग रहा है 5-6% ही होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप देखें तो बिल्कुल लग रहा है 11-12% के आसपास रहेगा, जो कि अच्छा नंबर है। तो इसीलिए इस साल देखिए, एनी हाउ शुरू में ही मैंने मार्केट कमेंट्री वीडियो में आपको बताया था कि खास रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करें।
10% के आसपास भी रिटर्न आए तो आप समझे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न है, ठीक है। उस तरह से देखें, और स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म गेम है ना, एवरेज आउट कर लेगा। अगर कम रिटर्न आया है तो आने वाले सालों में थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, और अगर ज़्यादा आ गया तो आने वाले समय में थोड़ा कम आकर वो एवरेज आउट कर देगा। आपका जीडीपी ग्रोथ नंबर किस तरह का है, क्रेडिट ग्रोथ बैंक्स में किस तरह का हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ किस तरह, रफली उस तरह का रिटर्न 12 to 14% मैंने हमेशा बताया, तो लॉन्ग टर्म में तो वो इंटैक्ट है। देखिए यहाँ पे ट्रम्प का अगर आप फर्स्ट टर्म देखेंगे ना, तो फर्स्ट टर्म 2017 से 2021 उनका था। उस समय निफ्टी ने रिटर्न दिया था अबाउट 38% के आसपास, हाँ, और नैस्डैक ने रिटर्न दिया था 77% के आसपास। तो इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं कि जैसा बोला जा रहा है कि यूएस का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर होगा, तो उस तरह से, और निफ्टी का भी ख़राब नहीं होगा, हमारा ही परफॉर्मेंस ठीक होगा, लेकिन यूएस मार्केट्स का जिस तरह का पॉलिसीज़ है उनका एक्सपेक्ट किया जा रहा है परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा। एक और बहुत बड़ी चीज़ है ना कि अगर आप इंडिया का जीसेक देखें 10 ईयर, तो अबाउट 6.85% है ना, रफली 6.9% बोले। और निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखें, चेक करें, तो अभी हमने चेक किया था 21.4 के आसपास। तो यहाँ पे अर्निंग यील्ड अगर आप चेक करेंगे ना, अर्निंग यील्ड का मतलब ये होता है कि 1 डिवाइडेड बाई जो भी आपका निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, उसमें अगर आप 1 से उस पी रेशियो को डिवाइड करेंगे तो आपका अर्निंग यील्ड मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल अर्निंग यील्ड अबाउट 4.5% का है। अगर आप 22 लेकर चले हमारा पी रेशियो, तो 4.5% का अर्निंग यील्ड, और 10 ईयर जीसेक हमारा दे रहा है 6.8%। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। इसीलिए मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया कि अगर नेक्स्ट 1 ईयर का होराइजन देखें ना, जो बॉन्ड्स हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इंडिया में, उनका परफॉर्मेंस आप लेकर चले कि शायद ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हद तक सिक्योरिटी भी है ना, वोलाटाइल नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो वहाँ पे रिटर्न्स मतलब एक तरह का एश्योर्ड रिटर्न होता है, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन हाँ नेक्स्ट 1 ईयर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ तो बॉन्ड्स ही ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहे हैं स्टॉक मार्केट के मुकाबले। बट देन स्टॉक मार्केट किसी को नहीं पता है कब कैसा रिएक्ट कर देगा ना, तो इसीलिए, और प्लस लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल का तो इन्वेस्टमेंट हम करते नहीं है स्टॉक मार्केट में। कोई 1 साल का अगर होराइजन देख रहा है तो ऑफकोर्स वो तो बॉन्ड में ही जाएगा ना, वहाँ पे तो अच्छा खासा रिटर्न आएगा। लेकिन हम तो 5, 10, 15, 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1 साल के बेसिस पे तो ऑफकोर्स हम ऐसा नहीं सब कुछ बेच देंगे फिर बाद में एंट्री करेंगे, ये सब तो करेंगे नहीं। हम तो वहाँ पर बने रहना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये ऑल दो ना कुछ नेगेटिविटी है, डाउन हो रहा है, डाउन, ऑल ऑफ अ सडन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हुआ है, आप देखें फिर से ऊपर जाने लगेगा। और इंडिया में भी मतलब भाई बजट भी आने वाला, उसका भी वेट कर लेते हैं ना। 1 फरवरी को बजट आ रहा है, उसमें क्या होता है। उसके बाद आरबीआई का पॉलिसी है, वहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन फ्रंट पे तो कंफर्ट है, मतलब इन्फ्लेशन का आप देखेंगे धीरे धीरे और गिरेगा इंडिया में, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन कम हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम यूएस से आ रहा है, वहाँ पे यील्ड अभी भी ज़्यादा है, डॉलर अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया में आरबीआई को सिर्फ वही एक प्रॉब्लम क्रिएट करा। अगर वहाँ पे कंफर्ट होता ना तो फरवरी में तो आप बोल सकते हैं 100% रेट कट, लेकिन उसके कारण थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मतलब चांसेस तो अभी भी है कि रेट कट होगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट लग रहा है। डाउट क्यों लग रहा है, देखिए यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर है, ठीक है। अब इंडिया में आप इंटरेस्ट रेट कम करते जाएंगे तो नेचुरली और भी ज़्यादा एफआईआईस का पैसा बाहर निकलेगा ना। जब आप इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो वहाँ पे एक तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, दूसरा आपका करेंसी भी रिलेटिव थोड़ा और वीक होने जाएगा। जैसे जैसे आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे करेंसी थोड़ा वीक होते रहेगा। यूएस का करेंसी भी स्ट्रांग है, यील्ड भी ज़्यादा है, और आप दोनों को कम कर रहे हैं इंडिया में, तो नेचुरली एफआईआईज और भी ज़्यादा भागेंगे इंडिया से। ये रिस्क है, तो रिजर्व बैंक को इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको ध्यान में रख कर जब भी रेट कट करें करना होगा, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। इंडियन कंपनीज का अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखेंगे ना, तो अभी देखिए रिलायंस का ठीक ठाक आया है, इंश्योरेंस कंपनीज का ठीक ठाक आ रहा है, बैंकिंग में एक्सेस का ऑफ कोर्स अच्छा नहीं था, लेकिन कोटक का ठीक ठाक रिजल्ट आया है। तो देखिए फिलहाल अगर निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट ग्रोथ, तो मोस्टली रिलायंस पे डिपेंड करेगा, और बैंक्स पे डिपेंड करेगा, और आईटी कंपनीज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और इनका रिजल्ट अगर ठीक आता है तो ओवरऑल निफ्टी 50 का जो रिजल्ट है ना वो ठीक ठाक हो जाए। तो रिलायंस का ठीक ठाक है। आईटी कंपनीज का भी अगर आप देखें ना पहले के मुकाबले जो भी आ रहा है, जैसे इन्फोसिस का भी ठीक ठाक आया है, और टीसीएस का भी, मतलब देखिए आईटी का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो आएगा नहीं, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, टीसीएस का भी ठीक ठाक था। तो यहाँ पे आईटी का भी पहले के मुकाबले ठीक ठाक आ रहा है, रिलायंस का ज़्यादा अच्छा है। बैंकिंग सिर्फ देखना होगा तो बैंकिंग कोटक मैंने बताया ठीक ठाक था, एक्सिस का अच्छा नहीं था। अब यहाँ पे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अगर वो दोनों अच्छा खासा रिजल्ट लेकर आते हैं तो निफ्टी 50 का ओवरऑल आप देखेंगे ना अर्निंग ग्रोथ अच्छा आने लगेगा। एचडीएफसी से तो कोई खास उम्मीद है नहीं इस बार, हाँ
मतलब उम्मीद से कम ही होगा या फिर उम्मीद के आसपास होगा, लेकिन कोई बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार भी नहीं आएगा। टाइम लगेगा एचडीएफसी को, अभी ना मर्जर हुआ है, इतना बड़ा मर्जर हुआ है, ठीक है। तो कुछ और क्वार्टर्स लगेंगे, उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा। यहाँ पे आईसीआईसीआई देखना होगा, लेकिन एचडीएफसी का तो रिजल्ट कल ही आ रहा है, देखना होगा 22 जनवरी को आ रहा है, कैसा आता है। और आईसीआईसीआई का 25 जैन को आ रहा है, तो वो देखना होगा इन दोनों का रिजल्ट कैसा है। आईसीआईसीआई का तो अभी तक तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेट्स सी कैसा आता है। तो बैंकिंग पे काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि जो भी अर्निंग ग्रोथ इंडिया में अभी आ रहा है रिसेंट टाइम्स में ना, खराब अच्छा जो भी आ रहा है उसको होल्ड करा है बैंकिंग के रिजल्ट से, क्योंकि बैंक्स का रिजल्ट जनरली हमारे अच्छा आता है। लाइक पिछले बार ना ऑयल एंड गैस ने पूरा डुबा दिया, मेटल ने पूरा डुबा दिया। इस बार एटलीस्ट रिलायंस का थोड़ा अच्छा आया तो एक पॉजिटिव है। तो अगर बैंकिंग की तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिलता है ना, तो देखेंगे अर्निंग ग्रोथ थोड़ा बढ़कर आएगा। और बैंकिंग मोस्टली यही एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का देखना कैसा आता है। तो पहले से अर्निंग तो ऑफकोर्स इंप्रूव होगा। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स का बहुत सारा क्वेरीज आप लोग का आता है। देखिए कल्याण ज्वेलर्स में प्रॉब्लम क्या हुआ था रिसेंट टाइम्स में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गिरा, ठीक है। मंडे को थोड़ा रिकवरी आया, आज फिर से गिर गया। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट्स आए थे ना सोशल मीडिया पे कि मोतीलाल ओसवाल के कुछ फंड मैनेजर्स ने पैसा लेकर कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। ऑफ कोर्स कल्याण ज्वेलर्स ने भी इसे साफ मना कर दिया है और मोतीलाल ओसवाल ने भी साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ है नहीं, उनकी तरफ से मना हो गया। बट हाँ, ऐसा कुछ पोस्ट आया था जिसका बहुत निगेटिव असर पड़ा, नेचुरली इसका निगेटिव असर पड़ेगा। प्लस कुछ और न्यूज़ आया था कि कल्याण ज्वेलर्स पे आईटी रेड हुआ है, जो कि ऑफकोर्स कंपनी ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसके बाद ही मंडे को आपने देखा ना कल्याण ज्वेलर्स का थोड़ा रिकवरी आया था, लेकिन आज फिर से गिर गया। देखिए कल्याण ज्वेलर्स अगर एज अ स्टॉक देखें ना, तो फंडामेंटल्स बुरा नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छा है इसका। तो इसके साथ इशू क्या है, एक इशू है इसका वैल्यूएशंस, ठीक है। इतना गिरने के बाद भी अगर आप इसका पी रेशियो चेक करेंगे ना, तो 82 है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। और इसका आरओई देखें ना 15% के आसपास, और पहले भी आरओई कुछ रहा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि पहले से इंप्रूव हो रहा है ना। आरओई 9% हुआ करता था, फिर 12%, अभी 15% के आसपास इंप्रूव हो रहा है, लेकिन कोई खास नहीं। इसका ईपीएस ग्रोथ बहुत तेज़ी से इंप्रूव कर रहा है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है इसका, ठीक है। और एक और निगेटिव है इसका प्लेज परसेंटेज ना, प्लेज अगर आप देखेंगे तो 19.3% यहाँ पे शो कर रहा है प्लेज परसेंटेज। तो अगर स्टॉक्स आप इतना ज़्यादा प्लेज करेंगे वो भी कंपनी के लिए निगेटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे ना, तो कोई खास आपको यहाँ निगेटिव दिखेगा नहीं, ठीक है। प्लेज है एक सही बात है, लेकिन सबसे बड़ा निगेटिव इसका वही वैल्यूएशंस है। मतलब स्टॉक देखिए अगर आप टाइटन को देखेंगे ना, इतनी अच्छी कंपनी है, ठीक है, उसका आरओई देखिए कितना ज़्यादा, आरओसी बहुत ज़्यादा रहता है उसका रिटर्न ऑन एसेट भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कल्याण ज्वेलर्स से कंपेयर करेंगे। लेकिन वैल्यूएशंस में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब अगर अभी आप वैल्यूएशन देखेंगे ना, टाइटन का वैल्यूएशन 92 के आसपास है और कल्याण ज्वेलर्स का इतना गिरने के बाद 82 आया है, ठीक है, मतलब बराबर ही था दोनों का। तो ऑफकोर्स टाइटन से तो कल्याण ज्वेलर्स का फिलहाल मुकाबला नहीं कर सकते ना, उसका ब्रांड ही अलग है, ठीक है। तो वैल्यूएशन से एक मेजर कंसर्न है। अगर वैल्यूएशन से और थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, यहाँ से बिल्कुल उम्मीद किया जा सकता है। देखिए जब भी कोई भी कंपनी ना परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसके कारण उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो जब तक वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देता रहेगा, कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आएगा, तब तक तो उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई भी निगेटिव न्यूज़ आया या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होगा, बुरी तरह से गिरता है। तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स के मामले में परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है कंपनी का, कोई खास निगेटिव ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे निगेटिव न्यूज़ आ गया जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, उसके कारण गिरा है। बट एनी हाउ देखिए इतना ज़्यादा वैल्यूएशन जस्टिफाई किया नहीं जा सकता है। सेकंड स्टॉक है जोमेटो का भी प्रॉब्लम क्या है, वैल्यूएशंस, ठीक है। वैल्यूएशन उनका अगर आप देखेंगे पी रेशियो ना 318, ठीक है। और जो रिजल्ट आया है इस बार का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं आया है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा क्यों नहीं आया? क्योंकि ब्लिंकिट पे ना उसके नए नए स्टोर्स खोल रहे हैं बहुत एग्रेसिवली, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लिंकिट पे नए नए स्टोर्स खोलने में इनका बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, जिसके कारण नेचुरली प्रॉफिट इनका काफ़ी कम हो गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑफकोर्स जोमेटो जैसी कंपनी है, स्विगी भी इसी कारण बहुत गिरा है। मतलब जोमेटो का असर, निगेटिव असर स्विगी पे भी गिरा, उसका भी स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिरा। देखिए ये सब स्टॉक्स है ना, सब कुछ फ्यूचर पे चल रहा है, अभी तो इनका कुछ है नहीं, कोई खास प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो ये सब पूरा का पूरा फ्यूचर पे है, ठीक है। तो अगर इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे कभी भी कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो ये स्टॉक बुरी तरह से गिरेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है इनका पी रेशियो वाइज अगर आप देखें, ठीक है। तो ये सब वही है, लॉन्ग टर्म कोई सोच कर रखता है कि नहीं मैंने ना 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है,
बीच में मैं भागूंगा नहीं, मुझे उम्मीद है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, इस तरह का थॉट प्रोसेस अगर किसी का है ना, उन लोगों के लिए ये सब स्टॉक्स को जस्टिफाई किया जा सकता है। क्योंकि नियर फ्यूचर में तो मुश्किल है ना, किसी तरह का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आएगा, और प्लस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ब्रोकरेजेस का रिपोर्ट देखें तो ऑफकोर्स बहुत सारे ब्रोकरेजेस आपको मिलेंगे जो कि इसको लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, उनको लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा होगा। थर्ड स्टॉक है डिक्सन टेक। तो यहाँ रिजल्ट्स आया, रिजल्ट्स बुरा नहीं है, रिजल्ट्स ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भी प्रॉब्लम है वैल्यूएशंस। इसका पी रेशियो देखिए 144, ठीक है। तो ऑल्दो इनका रिजल्ट्स ठीक ठाक आया है, और आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और इनका आरओई देखेंगे, आरओसी देखेंगे, सब कुछ अच्छा है, कोई बुरा नहीं आपको देखने में लगेगा। सिर्फ वैल्यूएशंस यहाँ प्रॉब्लम है, इसीलिए मतलब ब्रोकरेजेस का अगर आप रीसेंट रिपोर्ट देखेंगे तो बोलेंगे कि ना ये बुरी तरह से और भी ज़्यादा गिर सकता है, और सिर्फ रीज़न है वैल्यूएशंस परफॉर्मेंस वाइज। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, स्टॉक का देखिए जब भी आप सिलेक्शन करें ना, तो वहाँ पे फंडामेंटल सबसे पहले चेक करें कि भाई क्वालिटी कैसा है, और उसके बाद वैल्यूएशंस भी जरूर चेक करें। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, लाइक डिक्सन बहुत अच्छा उसका एग्जांपल है, क्वालिटी तो अच्छा है भाई, सब कुछ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, लेकिन फिर भी बुरी तरह से गिर रहा है, और आने वाले समय में शायद और गिर जाए, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ों को देख कर इन्वेस्टमेंट करें, क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि कभी भी वो बुरी तरह से स्टॉक गिर सकता है। उसी तरह से वैल्यूएशंस पर भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। बहुत सारे स्टॉक्स हैं इंडिया में, मतलब 5000 प्लस लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उसमें आपको 100 स्टॉक्स तो ज़रूर काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मिल जाएंगे। और आपको कितना स्टॉक चाहिए, 10, 20, 30, इससे ज़्यादा तो स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना। तो बहुत अच्छे क्वालिटी के 100 स्टॉक में भी आपको सिर्फ 10, 20, 30 स्टॉक सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आप आसानी से अगर थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, अगर आपको आइडिया है, तो आप खुद के लिए अच्छे फंडामेंटल वाले और अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को सेलेक्ट कर पाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड ऑफकोर्स आपको बेसिक नॉलेज तो बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में इस तरह के स्टॉक्स बहुत अच्छे करेंगे, इनका फंडामेंटल और वैल्यूएशन अच्छा है। बीच बीच में तो देखिए मार्केट जब गिरेगा तो सब कुछ गिरता है, उसके लिए कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा बताया है, म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, मार्केट गिरेगा, सब कुछ गिरता है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।